Good evening to every one of you. My name is Amit Varidikilor. So let's begin the Indian Constitution at work. This is the lecture number 2 of this series and this is we are doing the chapter number 1. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि हमें बेसिकली दो बुक्स हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करनी पड़ती है पॉलिटी के लिए, दैट इज़ दी एम लक्ष्मीकांत जो भी लेटेस्ट एडिशन हो, और एनसीईआरटी की क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इन्हीं दोनों बुक्स को हम करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि ये सबसे पहले कुछ बेसिक्स को इंट्रोड्यूस करती है और बेसिक्स को एक्सप्लेन करती है, सो वी आर डूइंग दिस बुक फर्स्ट। अब हमने लेक्चर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका जो चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट था, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड, दैट वाज बेसिकली रिमेनिंग। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ हम कोशिश करेंगे कि पहले अभी हम अपने आप को लिमिट रखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, वी वुड ट्राई नॉट टू गो आउटसाइड दी एनसीईआरटीज। रीजन बीइंग कि पहले अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं। लर्निंग ज़्यादा बेहतर होती है जब स्ट्रक्चर को बिल्ड करके, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। Are we on the same page about it? Great. So let's see how the Indian Constitution was made. तो इसके अंदर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था विच वाज इलेक्टेड फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब भाई हमारा जो देश की आज़ादी है, हमारे देश की आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। तो इससे पहले जो इंडिया था उसको अनडिवाइडेड इंडिया कहते हैं। इसके बाद भारत का विभाजन हो गया दो देशों में, इंडिया और पाकिस्तान में। नाउ ब्रिटिशर्स 1946 में प्लान करने लगे थे कि यहां से भारत को अगर छोड़ के जाते हैं तो करना क्या होगा। सो इन 1946 टू इंश्योर दैट दे सेंट समथिंग विच इज कॉल्ड एज ए कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब होता है कि ब्रिटिश कैबिनेट के, यानी कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थे उसके 3 बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो थे वो इंडिया भेजे गए थे टू रिजॉल्व द सर्टेन इश्यूज। नाउ दिस 3 पीपल, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान में जो 3 लोग आए थे, एक का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर और एक का नाम था पैथनिक लॉरेंस। इन तीनों ने एक प्लान सजेस्ट किया कि लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान सभा बना देते हैं। विल लीव एंड देन दैट्स संविधान सभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता वो बेसिकली देश के पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट कर लेगी। सो ये सजेशन दिया। नाउ रिमेंबर दिस कि 1947 से पहले जो ब्रिटेन वाले ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडिया को कंट्रोल करते थे, वो 2 तरीकों से करते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया। इंडिया का एक भाग आता था जिसको कहते हैं प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। दीज वर दोज एरियाज जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स का चलता था, यहाँ पर लॉज ब्रिटिशर्स के लगते थे, यहाँ पर ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर और गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय होते थे वो इसको रन किया करते थे। दिस वॉज बेसिकली वट वॉज कॉल्ड एज द ब्रिटिश इंडिया। इसके अलावा एक दूसरा हिस्सा था जिसको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब भारत के वो वाले एरियाज जहां पे जो लोकल राजा और रजवाड़े राज करते हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजाओं के या प्रिंसेस के द्वारा चलाया जाता था, परंतु इन सब ने, सारे राजाओं ने बेसिकली सब्सिडरी अलायंस साइन कर रखा था ब्रिटिशर्स के साथ। सो इन इफेक्ट जो फॉरेन पॉलिसी थी या जो डिफेंस था या जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे, पर वो दिन प्रतिदिन का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो बेसिकली राजा और रजवाड़ों के द्वारा चलाया जाता था। तो ये 2 हिस्से थे देश के। पूरा का पूरा हिस्सा एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के हाथ में आता था, बट दिस वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स पे रखते थे। सो ब्रिटिशर्स ने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में हम लोग चुन लेते हैं। इन 1946 इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 38 करोड़ 90 लाख के करीब थी। सो इन्होंने एक सजेशन दिया कि एक काम करते हैं, 389 लोगों को चुन लेते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। ठीक है, 389 में प्रोविंसेस जो थे, जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, यहां से 296 लोगों को चुना जाना था। तो इन्होंने कहा कि हम यहां पे इलेक्शन करवा देंगे, तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज बनी हुई थी उन्हीं के लोग बेसिकली इन 296 लोगों को इलेक्ट कर देंगे। और क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स जो राजा या रजवाड़ों की जगह थी, यहां पर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि जो बाकी के बच्चे 93 सीटें हैं उनके अंदर नॉमिनेशन कर दिए जाएंगे इन प्रिंसली स्टेट्स के राजा रजवाड़ों के द्वारा। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ये सीटें बांट दी गई। तो ये वाले जो इलेक्शंस थे ये 1946 में कर दिए गए। जब ये प्रपोजल दिया गया था तो उस समय देश के अंदर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दोनों के दोनों ने एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के एक्सेप्टेंस के बाद ये इलेक्शन करवाए गए और ये 296 लोगों को इलेक्ट कर लिया गया। अभी के लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये 296 लोगों में से 208 सीट्स जो थे इलेक्शंस के बाद कांग्रेस जीत गई, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के 208 लोग आ गए। इसमें से 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग जीत गई, यानी कि 296 लोगों में से मुस्लिम लीग के 73 आदमी आ गए, और बाकी जो 15 थे वो इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस थे। तो इस प्रकार से ये इलेक्शन के द्वारा ये दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग बन गई। नाउ जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गई और इसकी मीटिंग की बात हुई कि चलो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होगी, तो
इलेक्शंस पे मुस्लिम लीग तैयार हो गई थी, अपने लोगों को इलेक्ट जरूर करवा लिया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग की बात हुई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। सो 9 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के और कुछ इंडिपेंडेंट टोटल 211 लोग इकट्ठे हुए मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग के जो 73 लोग थे वो बॉयकॉट हो गए थे, और जो प्रिंसली स्टेट के 93 लोग थे वो अभी तक नॉमिनेट नहीं हुए थे, दे वर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या होगा। ये दिसंबर 1946 की बात है। फरवरी और मार्च तक हमारे देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा रेडिकल और थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई, और जून में सजेस्ट किया गया कि देश का विभाजन 2 देशों में कर दिया जाना चाहिए। जो वो विभाजन का आइडिया था वो 3 जून 1947 को प्रपोज किया गया था बाय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय हमारे देश के वाइसरॉय थे। वंस इट वाज डन एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो हमारे देश का विभाजन कर दिया गया किसके द्वारा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया था। तो हुआ क्या कि जब 15 अगस्त को भारत का विभाजन होता है, तो जो एरिया पाकिस्तान के नाम जाता है, जिसमें पाकिस्तान बन जाता है, उस एरिया से जो भी लोग चुने गए थे, ये 389 में से, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और जो एरिया भारत के हिस्से में आया था, वहां से जो भी लोग चुने गए थे, वो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। सो इट रीअसेंबल्ड एज न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डिवाइडेड इंडिया ऑन द 14th of August 1947, द डिवाइडेड इंडिया विच इज आवर प्रेजेंट इंडिया। तो इनके मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए थे बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये जो प्रोविंसेस हैं, इसमें जो ये 389 में से 296 लोगों को चुनना था, इनके इलेक्शंस हुए थे। कैसे इलेक्शंस हुए थे कि भाई ये जो प्रोविंसेस हैं, इनमें असेंबलीज इलेक्ट की जाती थी 1935 वाले एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, और उस असेंबली के जो लोग थे उन्होंने इलेक्ट कर दिया। इसकी देखो सबसे करेक्ट एनोलॉजी ये है, प्रोविंसेस का मतलब जैसे स्टेट, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो उसी प्रकार से एट दैट टाइम बॉम्बे वाज अ प्रोविंस। जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है, तो ब्रिटिशर्स के समय में मद्रास वाज अ प्रोविंस। तो ऐसे ऐसे प्रोविंसेस में, जैसे आज हम विधानसभा के इलेक्शन कराते हैं, तो ब्रिटिशर्स भी 1935 के बाद वहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाते थे। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वहां पर एक प्रकार से एमएलए जो होता है आज का, उस प्रकार के लोग चुने जाते थे। तो इमेजिन कीजिए कि आज के विधानसभा के जो लोग हैं, यानी आज के हमारे देश के जो एमएलए हैं, वो एमएलए मिलके किसी लोग को चुने। उसी प्रकार से 1946 में जो ब्रिटेन के, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस के असेंबली के लोगों ने मिलके इन 296 लोगों को चुना। तो एक प्रकार का मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। लोगों ने वोट नहीं की थी, रादर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने वोट की थी, जिनको लोगों ने चुना था एक प्रकार से। अगेन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, यानी कि जब ये प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को चुना गया था, तो ऐसा नहीं था कि देश के सभी जो युवक थे या जो अडल्ट थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल थे। कम लोगों को वोट करने की एलिजिबिलिटी थी। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ये जो असेंबली थी, इट वाज कंपोज्ड along the lines suggested by the committee of the British cabinet, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जो मैं बता रहा था वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि हर एक प्रोविंस और हर एक प्रिंसली स्टेट्स में हम सीट्स अलोकेट करेंगे प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सिंपल लॉजिक ये था कि एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों का। तो उसी हिसाब से प्रोविंसेस में लोग बने 292 और प्रिंसली स्टेट्स में बने 93। अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे 296 बताया था, ये 292 के साथ साथ 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी होते हैं। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, वो जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है, यानी कि ये 292 मेंबर बने हैं प्रोविंसेस से। ऐसे देश में 11 प्रोविंसेस थे जिनको एक गवर्नर चलाता था ब्रिटेन का, और ये 4 ऐसे एरियाज थे जिनको चीफ कमिश्नर रन करता था। आज के मॉडर्न टर्म्स पे देखें तो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का फर्क होता है, ये उस प्रकार का फर्क है। तो जैसे दिल्ली एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, मारवाड़ एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, कुर्ग एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये टोटल 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे 1946 में। इन चारों में से भी इस प्रकार से अलग से 4, तो टोटल हो गए 296, 292 प्लस 4, और 93 सीट्स जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी। तो प्रोविंसेस के अंदर जो सीट्स थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था कि जो मुस्लिम्स की प्रोपोर्शन होगी उसके हिसाब से मुस्लिम, जो सिख अगर जिसमें सिख की पॉपुलेशन उसके हिसाब से प्रोपोर्शन, और बाकी सारे के सारे जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। इसी की वजह से मुस्लिम जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग कम से कम नहीं तो 73 सीटें जीत गई, और members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of the proportional representation by the single transferable vote। यानी कि जैसे बॉम्बे प्रोविंस में कुछ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुने हुए हैं, तो जब वो लोगों को चुन रहे थे
तो जो मुस्लिम थे वो बेसिकली, अगर जैसे आप इमेजिन कीजिए कि बॉम्बे प्रोविंस में 10% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो वहां पे जब सीटों को असाइन किया गया तो 10% सीटें मुस्लिम्स को मिल गई। तो जब मुस्लिम्स का 10% मुस्लिम्स का इलेक्शन होना था, तो बॉम्बे की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ मुस्लिम लोग ही बेसिकली मुस्लिम्स को वोट कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में मुस्लिम लीग भी एटलीस्ट नहीं तो 73 सीटें जीतने में सफल हो गई थी, विच गेव इट्स पावर फॉर द नेगोशिएशन। आप सोच के देखिए, 296 सीटें हैं, उसमें से 208 कांग्रेस की हैं और 73 जो है मुस्लिम लीग की है। ऐसा क्या रीजन रहा था कि मुस्लिम लीग हर किसी डिबेट को, हर किसी नेगोशिएशन को कॉम्प्रोमाइज पर लेके आने के लिए ताकत रखती थी? क्यों? क्योंकि एटलीस्ट नहीं तो आप देखिए 74, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द सीट, तो मुस्लिम लीग के पास कांग्रेस के 1/4 पावर एग्जिस्ट करती थी। तो जब तक मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता था, किसी भी डिसीजन का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सो मेथड ऑफ द सिलेक्शन इन द रिप्रेजेंटेटिव वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। बाद में वो नॉमिनेट करके कर दिया था। चलिए, नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन, अब ये 389 लोगों में से 296 लोगों को चुन लिया गया है, ये इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन है पर इलेक्शन हुए थे, और ये जो 93 लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, इनको नॉमिनेट किया जाना था। ये अभी वेट एंड वॉच कर रहे थे। पर ये सब कुछ कब हो गया है? ऑल दिस हैज हैपेंड इन 1946। जब तक हमारा देश का 1947 का ईयर आया, तब तक जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मार्च 1947 में, 1 मार्च 1947 को बेसिकली लोगों का माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारा वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, ही डिसाइडेड कि यार समय आ चुका है, वरना ये सिचुएशन जो है सिविल वॉर में बदल सकती है, तो वी हैव टू गो फॉर अ पार्टीशन। तो ये जो उसकी तरफ से ऑफिशियल सजेशन था कि देश को 2 भागों में विभाजन कर दिया जाए, ये 3 जून 1947 को दिया गया था। इतिहास में इसके 2 नाम हैं। वंस इट इज कॉल्ड एज द पार्टीशन प्लान, अनदर इट इज कॉल्ड एज द माउंटबेटन प्लान, क्योंकि उसके द्वारा सजेस्टेड था। सो जो मेंबर्स पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे वो बेसिकली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए, और जो इंडिया में थे इंडिया के बन गए। तो हमारी जो असेंबली की जो टोटल संख्या थी वो 299 हो गई। आप इससे ये भी इमेजिन कर सकते हो कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी टोटल पॉपुलेशन उस समय 29 करोड़ 90 लाख थी। सो बनते बनते अगर हम पूरा का पूरा जुड़ा हुआ इंडिया रहते, पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत पूरा एक ही इंडिया रहता, तो बेसिकली टोटल 389 मेंबर्स होते। पर क्योंकि अब भारत का विभाजन हो गया, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 299 मेंबर्स बचे। 15 अगस्त 1947 को ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। एंड देन दीज आर द 299 पीपल जो कि अगले 2 ढाई 3 साल लग के हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th ऑफ द नवंबर 1949। ठीक है, तो ये 299 लोगों ने बनाया। 26 नवंबर की डेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा का पूरा बन के रेडी हो गया। अगर आप आज भी प्रियम्बल पढ़ते हो, इफ यू रीड द प्रियम्बल इवन टुडे, दिस इज एग्जैक्टली द डेट विच इज रिटन ऑन द प्रियम्बल। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स। देखो, सबको मालूम है कि हमारा रिपब्लिक डे है जो है 26 जनवरी 1950 है, राइट? जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा, हम स्कूल में सेलिब्रेट तो करते थे, सबको रिपब्लिक डे के बारे में तो पता है। नाउ दिस इज द रिपब्लिक डे, वाई? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है, कमेंस। लेकिन अडॉप्ट और इनेक्ट, अडॉप्ट और इनेक्ट का ये मतलब है कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला कि ये डॉक्यूमेंट फाइनल बनके तैयार हो गया है और ये कंप्लीटली हम अग्री करते हैं कि ये वाला हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दैट डेट वाज द 26 नवंबर 1949। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन देश पर लागू होना स्टार्ट होगा, तो वो उन्होंने डेट जो थी वो 2 महीने बाद की रख दी, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस की वजह से, क्योंकि ये डेट सेलिब्रेट की जा रही थी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस थी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के बाद शुरू किया गया था, तो इसीलिए इस डेट की हिस्टोरिकल सेंटिमेंटल वैल्यू होने की वजह से वी डिसाइडेड कि दिस शैल बी द डे ऑफ द रिपब्लिक डे। हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से कमेंस करेगा या बिगिन करेगा। सो इट केम, कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स में था वो 26 जनवरी 1950 को आता है। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन तब बन रहा था, तब हमारे देश में वायलेंस हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। पर ये बात देखिए कि हमारे देश के जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस दौरान, इस रेडिकल टाइम के दौरान, जब देश के अंदर राइट्स हो रहे हैं, पार्टीशन हो रहा है, उस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और साथ ही साथ उस पार्टीशन के जो जो लेसन्स थे उनको भी बेसिकली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया टू मेक अ सस्टेनेबल, स्ट्रॉन्ग, अ परसिवियर, रेजिलियंट कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution was committed to a new conception of the citizenship, where minorities को भी
सिक्योर रखेंगे और रिलीजियस आइडेंटिटी का सिटीजनशिप के ऊपर कोई रिलेशन नहीं होगा। दैट इज द रीजन हमने इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन चुना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यार बाहर की छोटी छोटी सी सुपरफिशियल बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। असेंबली के जो लोग थे, ये बात तो फैक्ट है कि वो यूनिवर्सल सफरेज से नहीं चुने गए थे। इसका मतलब उस समय जितने भी भारत में लोग रहते थे, ऐसा नहीं है कि सारे अडल्ट लोगों ने वोट किया और उसके बाद उनको चुना। देर वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, देर वॉज ऑब्वियसली सर्टेन नॉमिनेटेड पीपल ऑल्सो, जो कि राजा रजवाड़ों के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। बट उसके बावजूद भी कोशिश की गई थी कि जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो वो संविधान सभा बने, वो थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव हो। हर रिलीजन के लोग उसके अंदर आते थे। इस असेंबली के अंदर कम से कम नहीं तो 28 मेंबर्स शेड्यूल्ड कास्ट के भी थे, 28। पॉलिटिकल पार्टीज में ये फैक्ट है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो कांग्रेस के थे। भाई इन 299 लोगों में से कम नहीं तो 200 लोग तो कांग्रेस के थे। 82% ऑफ द सीट्स कांग्रेस के द्वारा थी। बट ये इत्तेफाक की बात है, ये इंसिडेंटल बात है कि कांग्रेस खुद इतनी ज़्यादा डाइवर्स पार्टी थी कि उसके अंदर हर पॉलिटिकल जो कलर है उसके लोग थे। सो देर वर राइट विंगर्स ऑल्सो, देर वर लेफ्ट विंगर्स ऑल्सो, देर वर सेंटरिस्ट ऑल्सो, देर वर लिबरल्स ऑल्सो, देर वर कंजर्वेटिव ऑल्सो, देर वर ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो। ये कांग्रेस की ऐसी अकोमोडेटिंग नेचर थी कि एवरी सिंगल political thought was included in that party. This is one of the main reason why Indian constitution is so successful and it's so resilient कि वो 75 साल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वही बन पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वही सफल हो पाता है जो कि सबको अकोमोडेट करके चल रहा हो, सबके लिए कुछ ना कुछ हो। द प्रिंसिपल ऑफ द डेलिब्रेशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक इंपॉर्टेंट ये रीजन था कि इन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने नेगोशिएशन और डेलिब्रेशन से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले जब बन के तैयार हुआ तो उसके अंदर जो 395 आर्टिकल्स हैं, लिटरली एवरी आर्टिकल वाज आर्ग्यूड इन द असेंबली। ये क्यों इंक्लूड किया जाए, ये क्यों नहीं होना चाहिए। सो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया कि यार हर बात डिबेट और डिस्कशन से ही सॉल्व हुई। While the assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of the society shall participate. It is equally important that they not only participate as their own identity or community. Actually में वो सबका interest. तो member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. सिर्फ ये नहीं था कि शेड्यूल्ड कास्ट को इंक्लूड कर दिया या फिर मुस्लिम्स को इंक्लूड कर दिया, या विमेन भी बेसिकली इसका पार्ट है। तो जब वो विमेन उसमें डिलिब्रेशन में डिबेट में पार्ट कर रही है, शी इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फीमेल, she is also talking about the interest of the country. This was a unique situation in the history of the country. ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कभी जीवन में, इतिहास में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं which basically completely changes. This was so it was like that. There were obviously legitimate difference of the principle also. ऐसी बात नहीं है। See, there are things जो कि true होती हैं irrespective of what you want to believe or not. So when it comes to physics or the theory of relativity or the theory of gravity, it does not matter what anybody believes. What is true. तो अगर ग्रेविटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सिलरेशन होती है जब भी कोई चीज गिरती है, मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के फोर्स से, सो इट डज नॉट मैटर पूरी वर्ल्ड में चाहे सबके सब डिसएग्री करें। बट देन देर आर सर्टेन थिंग्स इन द वर्ल्ड विच डजंट हैव अ क्लियर आंसर कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? कौन सा सही है, कौन सा बेहतर है? विश्व में दोनों एग्जाम्पल हैं जहां पे सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी सक्सेसफुल है और जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ भी गवर्नमेंट है। व्हाट शुड बी द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर? यूनाइटेड किंगडम की तरह यूनिटरी सिस्टम बना ले या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह फेडरल सिस्टम बना ले? दोनों सक्सेसफुल है, दोनों रिजिलियंट है, दोनों परसिवियर कर रहे हैं, कौन सा बेटर होता है? व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा? हर इशू जो है वो बेसिकली डिस्कस किया गया था। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चीज के ऊपर डिबेट नहीं हुआ। व्हाट वाज दैट? दैट माय डियर फ्रेंड वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज। बस इसके अलावा सब कुछ बेसिकली फुल फ्लेजेड डिबेट के ऊपर चला था कि वर्चुअली विदाउट एनी डिबेट। इस पे 299 के 9 लोग जो थे वो कंप्लीटली अग्री करते थे। एवरीबॉडी वाज लाइक कि ओके फाइन, दिस इज, हाँ ये तो करना ही करना है। एवरी पर्सन हु इज एन अडल्ट शैल हैव द legitimacy and authority and the right to vote, meaning all citizen जो कि एक particular age से पहुंच जाएं, they would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender और income.
एज चेंज हो सकती है, यू कैन कीप दैट एज एज 21, यू कैन कीप दैट एज एज 25 और 18, बट सिर्फ एज का क्राइटेरिया होगा, उसके बाद सबके सब वोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। सिर्फ ये नॉन डिबेटेबल चीज थी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बाकी क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा भाई, इस पर डिबेट करवाओ, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होगी, इस पर भी डिबेट कराओ। सो while members felt no need to discuss the issue of who will have the right to vote, बाकी सारे के सारे इशू जो थे वो डिस्कस और डिबेट थे। दिस इज द रीजन वाई ये असेंबली एक सक्सेसफुल असेंबली हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहां से आ रही थी? एक तो सबसे पहले पब्लिक रीजन, द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन द डिस्कशन एंड द आर्ग्यूमेंट। सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए किसी ने काम नहीं किया, दे गेव प्रिंसिपल रीजंस कि वो कोई भी बात किसी को क्यों मानता है। जैसे अगर आप सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चाहते हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रीजन दे रही थी, दे वर ओनली इन पर्टिकुलर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, नॉट बिकॉज कि मेरे को पर्सनली सेंट्रलाइज पसंद है, पावर आ जाएगी मेरे पास, पावर आ जाएगी मजा आएगा, नहीं। कोई जो डिसेंट्रलाइज था उसको प्रिंसिपल रीजन था। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजंस make you move away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to make them along with your viewpoint. जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, अब बन तो 1946 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, ये ऑफिशियली काउंट करोगे तो ये वाले दिन से काउंट करना, लेकिन असली काम तो इसका 15 अगस्त के बाद ही स्टार्ट हुआ था 1947। तब से लेके 26 नवंबर 1949 तक इनके सारे के सारे डिबेट रिकॉर्डेड है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकॉर्ड उनके डिबेट्स कहते हैं। तो ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्ट टू द स्क्रूटिनी एंड डिबेट is a tribute to public reason as its best. These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapter in the history of the constitution making. फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसकी हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है उसके लेवल पे था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकअप। ना फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन दोनों के दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, एंड दिस क्वेश्चंस हैव एक्चुअली बीन आस्क्ड इन मेंस आल्सो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो मेरा सबसे फेवरेट कोट या एक जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो ये है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे कोई, और उन्होंने 1980s में किसी ने उनसे पूछा, सो व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790s में हुई है, 1789 टू बी मोर प्रिसाइज, और उससे पूछा जा रहा है 1980 में कि भाई बताओ भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन का विश्व पर क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो द चाइनीज प्रीमियर बेसिकली सेड दैट इट्स टू अर्ली टू टेल, इट इज सो डैम इन्फ्लुएंशियल कि अभी तो दिखना पड़ेगा, अभी तो 500 600 1000 साल के बाद पता चलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या। एंड आई स्वेयर टू गॉड, एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली अ कोटर, मेरे कोट्स को बेसिकली कोई सीरियसली किताब में लिख नहीं रहा है, बट हाउएवर ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आई कैन अश्योर यू नन ऑफ अस वुड बी अलाइव, बट वंस the 1000 years would have been passed, and when the humanity will look back, this document, this Indian constitution, what we have right now, would be looked with utmost respect. We have created something unparalleled in the human history. प्रोसीजर देखते हैं आइए इसके बारे में, प्रोसीजर में क्या क्या होता है। The importance of the public reason was emphasized in the mundane procedures. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कैसे करती थी? इन्होंने 8 कमेटी बनाई, ठीक है, 8 कमेटी बनाई और एक एक इन पर्टिकुलर इशू के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ किसी कमेटी के मेंबर नेहरू जी थे, किसी के प्रसाद जी, किसी के पटेल जी, बी आर अम्बेडकर जी इन कमेटी के थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ दैट इज व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज रेफर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये मेन कमेटी थी जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन कर रही थी। देयर वर नॉट मेन हु अग्रीड विद ईच अदर, भाई मतलब कि ये सब के सब लोग ऐसे नहीं थे कि एक दूसरे के दोस्त थे। अंबेडकर बिटर क्रिटिक था कांग्रेस का और गांधी का, वो अक्यूजेशन लगा रहे थे कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने कोई नहीं काम किया। सरदार पटेल जी और नेहरू जी जो डिसएग्री करते थे बड़े सारे से, लेकिन द हिस्टोरिकल मोमेंट वाज दैट दे वर एबल टू बेसिकली वर्क टुगेदर। हर कमेटी अपने अपने प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करती थी, उसके बाद फुल उस पर डिबेट होता था और कोशिश किए जाते थे सिर्फ वही प्रोविजन ऐड किया जाएगा जिसके ऊपर कंप्लीटली कंसेंसस आ जाए। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू वोट, अगर कोई कंसेंसस नहीं आता था तो वोट कर लो, जो भी मेजॉरिटी रिजल्ट आएगा उसको फॉलो कर लेंगे। पर हर एक कॉन्टेक्स्ट में एवरी आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज रिस्पॉन्डेड विद द ग्रेट केयर इन राइटिंग। असेंबली जो थी मेट फॉर 166 डेज, 166 दिन की मीटिंग्स हुई थी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years and 11 months। और कब से काउंट करूं, मैं बार याद दिला दूं, 9 दिसंबर 1946 से काउंट कीजिएगा टिल दी 26 November।
कभी कभी दिमाग ऐसा काम करता है कि भाई शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने का जो काम है वो 15 अगस्त के बाद ही माना जाएगा, लेकिन नहीं, दिस इज वेयर इट एक्चुअली बिगिंस एंड दिस इज वेयर इट एक्चुअली एंड्स। सो जो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय है, ये इस दौरान को काउंट किया जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, स्टे हियर। दिस इज फनी। सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली असेंबली से थोड़ी ना बन जाता है। एक्चुअली में जब ये असेंबली काम कर रही थी, तो जो प्रीसीडिंग स्ट्रगल था फ्रीडम का, उसके वो 3-4 डेकेड के जो प्रिंसिपल्स थे ना, वो इस असेंबली को गाइड कर रहे थे। सो फॉर द डेकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये सब क्वेश्चंस पहले डिबेट हो चुके थे, उसी से बेसिकली इनके आइडियाज आए थे। बेस्ट समरी अगर हम देखें तो कैसे पता चलेगा, वी कैन रीड समथिंग विच इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली पहली बार मिली। तो 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी इस असेंबली के सामने आते हैं और एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड एज दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। क्या नाम है इसका भाई? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अगर नाम देखो तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, इस असेंबली के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऐसे वाला डॉक्यूमेंट। दिस रेजोल्यूशन डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 13 दिसंबर को इस असेंबली के सामने रखा था, और इसी रेजोल्यूशन के अंदर इसके एस्पिरेशंस और वैल्यूज इसमें मेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नाउ द थिंग इज दिस कि देखिए मैं बताता हूं, इस रेजोल्यूशन के बेसिस पर देश का जो हमारा संविधान है उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी दी गई। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं है, रादर एक मॉरल कमिटमेंट है टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द प्रोमिसेस दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक नई असेंबली बना के बैठे हुए हैं और आपको कल से काम स्टार्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उससे पहले आपके पास एक समरी, एक गाइड होनी चाहिए कि क्या करना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि यार एक ऐसा संविधान बनाते हैं जहां पे भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बने। एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें भारत एक यूनियन होगा, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज होंगी, इंडियन स्टेट्स होंगी, दे आर विलिंग टू, जो प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बनना चाहें। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट्स। जो भी बेसिकली स्टेट्स होंगी उनको ऑटोनोमी दी जाएगी, यानी कि एक प्रकार का फेडरलिज्म एक्सेप्ट किया जाएगा, फेडरलिज्म का हम कोई सिस्टम बनाएंगे। जितनी भी पावर और अथॉरिटी है ऑफ सॉवरेन इन इंडिया, ये सब लोगों से जनरेट होगी, कोई एक्सटर्नल सोर्स से नहीं होगी, किसी राजा से नहीं होगी, किसी किताब से नहीं होगी, इट वुड बी फ्रॉम द पीपल। जितने भी लोग होंगे, ये संविधान बनाने का पर्पस ये है कि हम इन लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिला पाएं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस दे पाएं, उनको लॉ के सामने बराबरी दे पाएं, उनको स्पीच की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, वोकेशन की, एसोसिएशन की, एक्शन की फ्रीडम दे पाएं, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी ऑब्वियसली। माइनॉरिटीज हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, इनको एडिक्वेट सेफगार्ड्स मिले ताकि इनको किसी प्रकार से ऑप्रेस ना किया जा सके। भारत की रिपब्लिक की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इनके सॉवरेन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। मतलब नेहरू जी की भौकाली थी। देखो सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं वैसे सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इमेजिन करके चलो अपने आप को जवाहरलाल नेहरू जी की तरह। अब सोचो तुम इतिहास के उस पन्ने पर खड़े हुए हो जहां से तुमको पूरे के पूरे देश को डायरेक्शन देनी है, पूरा का पूरा द इंडियन सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको मोड़ देना, उसको डायरेक्शन देना। और भोकाली में जवाब देखो लड़के ने क्या लिखा है हमारा, द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग contribution to the promotion of the world peace and the goddamn welfare of the mankind. This is called as the vision, my fellas. Each of us possesses it. Every man has the capacity to be the Buddha or to Nehru or to Gandhi, पर हम लोग पैसिव हो जाते हैं। ग्रेट बनना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि द पर्सन हु इज अ ग्रेट नीड्स टू टेक एन एक्शन। बुद्ध और महावीर और गांधी और नेहरू, हमें डर पता क्यों लगता है? हम जनता चाहती है कि हम किसी को ग्रेट बना दे। ग्रेट बना देंगे तो वो ग्रेट हो गया, हमें एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, हम पैसिव हो गए। But everybody of you, everybody of us has inside the Buddha, the Mahavir, the Gandhi inside us.
but that brings a lot of responsibility. The responsibility of taking action of your own life, taking responsibility of the people around you. Now this is a true visionary who has decided to take the responsibility not only of India, but the man's vision actually extends to the mankind. That is a visionary I would like to follow. Institutional arrangement. तीसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इज अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट. द बेसिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और गवर्नमेंट बन रही है तो भाई फिर लोगों के वेलफेयर के लिए बने, वरना फिर गवर्नमेंट क्या अचार डालने के लिए, पुलिस को हैंडल करे, आर्मी वार्मी को चलाते रहे, यही काम रहेगा, बस सड़कें बनाने के काम आएगी? नहीं. टैक्सेस कलेक्ट करेगी? बस नहीं. नहीं, वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बैलेंस बनाने की कोशिश की. यार एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते कि एक दूसरे के ऊपर कोई सर पे ना चढ़ जाए, कोई ज्यादा निकलने की कोशिश करे तो उसको थोड़ा सा रोप इन किया जा सके. सो वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट. ये दोनों के दोनों का पर्पस क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने का और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने का. इसका पर्पस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. यहां पे हॉरिजॉन्टल, एक लेजिस्लेचर में बांट दो, एक एग्जीक्यूटिव में बांट दो, एक जुडिशरी में, और यहां पे वर्टिकल, एक नेशनल गवर्नमेंट को दे दो और एक स्टेट गवर्नमेंट को दे दो. ये दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कर दो. ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेम लेवल. और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर ऑन द लेवल्स. सो एक तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. तो ये कॉन्सेप्ट बनाया था हमने बढ़िया सा. नाउ दिस फेडरलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने देखा कि ये यूएसए वाले फॉलो करते हैं. सो वी टुक दैट वर्जन एंड अडॉप्टेड इट टू आवर ओन नीड्स. और जो ये पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम था, ये हमारे ने देखा कि ये यूनाइटेड किंगडम वाले फॉलो करते हैं. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिड. ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट कर दिया. सो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट दिस आइडिया एंड दे वर नॉट अवर्स टू बोरोविंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस. नाउ दिस इज वेरी पर्सनल. आई डोंट लाइक द वर्ड बोरो. मतलब मुझे ये वर्ड ना, बेसिकली आई थिंक ये देर रॉन्ग व्हेनेवर दे यूज इट, दैट वी बोरोड इट फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन. मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत यूज कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज दिस, वी डिडंट एक्चुअली बोरो पर से. आई थिंक ये इंग्लिश लैंग्वेज की लिमिटेशन है, दैट वी हैव टू यूज द वर्ड बोरो. दिस इज समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ यू गो एंड मेक अ कार टुमारो, अगर आपको कल कार डिजाइन करनी है, तो उसमें कितने टायर लगाओगे? 4. उसमें सीट बेल्ट भी लगाओगे. अब उसमें सीट बेल्ट लगा दोगे तो कोई ये बोलेगा ये तो तुमने वॉल्वो से क्या नाम है, कॉपी किया है, बोरो किया है. ये तो तुमने क्या नाम है, स्टीयरिंग व्हील तो तुमने मर्सिडीज से कॉपी कर लिया है, ये तो इसमें इंजन लगता है, ये तो फोर्ड वालों ने लगाया था. आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो एंड डिजाइन अ फोन टुमारो, तो हम फोन डिजाइन करेंगे तो एक स्क्रीन होगी फोन पे, एक पीछे बैक पे शीशा या एल्यूमिनियम लगा देंगे, उस पर कुछ ऐप होंगी, उसको क्लिक करने पे कुछ होगा, एंड विल बी लाइक वी आर बोरोइंग इट फ्रॉम एंड्रॉइड और आईफोन. नो, द थिंग इज दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था, एंड अ लॉट ऑफ आइडियाज हैड डेवलप्ड इन वेस्ट अर्लियर. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए ने लिख दिया, यूएसए ने उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, तो अब जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स लिखे जाते हैं, दे भी लाइक कि ये यूएसए से बोरो किए गए. नाउ द वर्ड बोरो इज रॉन्ग. दिस इज नॉट सच अ नॉवेल्टी ऑफ एन आइडिया कि उन्होंने राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया. वन वे और द अदर समबडी एल्स वुड हैव स्टम्बल्ड अपॉन इट. पर academically speaking, we usually say that कि we borrow from the other constitutional traditions, which only means the fact कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ फीचर्स इन्वॉल्व हैं, वो बेसिकली हम देखते हैं कि सबसे पहले किसने किया. तो फॉर एग्जांपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, बट द फर्स्ट टू डू वाज द यूएसए. सो हेंस वी से कि वी बोरोड द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए. राइट्स तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं. राइट्स तो भारत में यूएसए एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उससे पहले भी भारत के लोगों को कुछ तो अधिकार थे. एंशिएंट हिस्ट्री में भी थे, हमारे एंशिएंट भारत में भी थे. तो ये इस पे ना थोड़ा सा, मतलब अब ये है, अब सारी बुक्स ऐसे ही मेंशन करती है, तो चलो इसको ऐसे याद कर लेते हैं. सो ये टेस्टामेंट है कि हमारी असेंबली में लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको सारे के सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पता थे, और सभी दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन थैंक गॉड, ऐसा नहीं है कि जान के बाद देखा और चेप दिया, क्या लिखा हो तुमने, ऐसा नहीं था. ऑल ऑफ दोज आइडियाज दे वर डिफेंडेड ऑन द ग्राउंड्स कि वो इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस के लिए सूटेड थे. ठीक है, तो एग्जैक्टली दे वर नॉट पेरोचियल इन देयर आउटलुक. दे कुड टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मेक. और ये भी तो वहम नहीं करना चाहिए. देखो आजकल कभी कभी आर्गुमेंट चला है, ये तो वेस्ट है, ये तो वेस्टर्न हो गया है. बात वेस्ट की और ईस्ट की कभी है ही नहीं. अर्थ तो गोल है ना, अर्थ में थोड़ी ना वेस्ट और ईस्ट होना चाहिए. वेस्ट और ईस्ट तो हमने बना रखा है. इफ यू गेट द बेस्ट, जस्ट टेक इट फ्रॉम एनीवेयर. इट्स एज सिंपल एज दैट.
We can't stop watching English movies just because they're English movies. If it's a good movie, watch it. If it's a bad movie, don't watch it. चाहे भारत में, इंडिया में अच्छी मूवी है तो अच्छी मूवी देखो, बैड मूवी है तो बैड मूवी मत देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी मूवी है. Similarly, the values and the aspirations of the Constitution, the principles of the Constitution, whichever is following the good and best tradition and which is more adaptable or more helpful for us, take it. This is the exact attitude we had. तो ये कुछ कुछ आइडियाज हैं जो कि हमने लिया, कहाँ से लिया, और हमें याद करना है, ठीक है. जैसे कि भाई प्रोविजंस विच हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लिया हुआ है. एक तो इसका स्पेसिफिक रीज़न ये नहीं था कि हमें ब्रिटिशर्स बहुत पसंद थे, ऐसा नहीं था कि हम ब्रिटेन घूमने जाते तो पसंद आया. ये इसलिए किया क्योंकि फ्रॉम लास्ट 200 ईयर्स ऑलमोस्ट, वेल टू बी मोर प्रिसाइज 190 ईयर्स स्पेसिफिकली, Britishers were basically ruling the country. So when they left, the administrative system that existed was primarily introduced by the Britishers. So first of all it was familiar, और फिर हमने अपने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट और कर लिया इसको. तो कुछ कुछ आइडिया जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट, तो जैसे इलेक्शन का जो सिस्टम है वो हमने यहाँ से ले लिया. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने बेसिकली ब्रिटिशर से ले लिया. रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, नो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ऐसा ब्रिटिशर्स के जन्म दिया हुआ नहीं है. इट्स नॉट ए थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो कि न्यूटन ने दी है. इट्स जस्ट दैट कि उसके हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस जो हैं वो जनरली इस समय ब्रिटेन में हुए थे, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया. इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये जो प्राइमरली ज़्यादातर सिस्टम थे ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए. यूएसए का भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. दिस वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारे प्रीएम्बल में भी लिखे हुए हैं, ये हमारे दो फंडामेंटल राइट भी हैं. देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. दिस इज गिवन इन द चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विल डू इट, इजी चैप्टर. एंड देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया हमने थोड़ा सा क्वासी फेडरल गवर्नमेंट. अब देखो यूएसए की हमने जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया है. व्हाई? बिकॉज दे वर द फर्स्ट कंट्री टू बेसिकली बिगिन इट. लेकिन हमने उनका एग्जैक्ट सिस्टम नहीं अपनाया, हमने थोड़ा सा अपना लिया कनाडा वाला सिस्टम. कनाडा का सिस्टम फुल फ्लेजेड फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरल है. क्वासी का मतलब होता है सेमाई, थोड़ा सा फेडरल, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा है, ठीक है. तो मतलब कि है तो फेडरलिज्म लेकिन थोड़े से चेंजेस कर रखे हैं हमने. तो हमने भी फेडरलिज्म सिस्टम बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन दी नेशनल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट. तो जनरली स्पीकिंग यूएसए का फेडरलिज्म ऐसा है कि दोनों के पास इक्वल पावर है, दोनों की दोनों ना बराबर की हैं. स्टेट वालों के पास भी फुल फ्लेजेड पावर एग्जिस्ट करती है, नेशनल वालों के पास भी फुल फ्लेजेड पावर एग्जिस्ट करती है. वी अडॉप्टेड दिस, ये हमने भी कर दिया. हमने भी कुछ पावर नेशनल गवर्नमेंट को दे दी और कुछ पावर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को दे दी. बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया. हमने नेशनल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बनाया और स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा उससे कम पावरफुल बना रखा है. सो ये हो गए फुल फ्लेजेड फेडरलिज्म. हमारा हो गया थोड़ा सा क्वासी फेडरलिज्म, कि है हमारे यहाँ पे सेम सिस्टम पर यूनियन गवर्नमेंट या जो नेशनल गवर्नमेंट है थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा पावरफुल है. द आइडिया ऑफ द रेजिडुअल पावर. रेजिडुअल का मतलब है देखो जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी वो तो ठीक है, जो नहीं लिखी उनका क्या. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखी हुई है इत्तेफाक से, जैसे कि हम भूल गए थे या फिर हमें उस समय याद नहीं था या फिर कभी बाद में जरूरत पड़ जाए, तो वो हमने नेशनल गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं. यूएसए वालों ने क्या कर रखा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है. तो अलग अलग सिस्टम है, कोई ऐसा अच्छा या बुरे वाली बात नहीं है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू चूज यू कैन चूज which is a better shirt, a black shirt or a white shirt. Some people can have preference. हो सकता है अमेरिका वाले बोले भाई व्हाइट वाली ज्यादा पसंद है, ब्रिटेन वाले बोले ब्लैक पसंद है. आपकी भी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है. बट सपोज करो कि किसी दिन कहीं पर जा रहे हैं और ब्लैक नहीं मिली, तो यू कैन wear the white one also. It's just about the preference. There's no good, there's no bad. You just adopt according to the situation. So this is what the Indian Constitution is. तो देखिए भाई, जरा देखिए ज्ञान पढ़ते हैं हमारा. It is a tribute to the wisdom and the foresight of the makers of the Constitution that they presented to the nation a document that enshrined the fundamental values and the highest aspirations shared by the people. This is one of the reasons why this most intricately crafted document has not only survived but become a living reality when so many other constitutions have perished with the paper they were first written on. क्या कटाक्ष मारा गया भाई. देखो एक तो बात है, पोइट्री तो पूरी कर देती है कभी कभी एनसीईआरटी वाले, इतनी भोकाल लाइन को फिर दोबारा से पढ़ना पड़ता है. Now, this is one of the reasons why this most intricately crafted document has not only survived but become a living reality when so many other constitutions have perished with the paper they were written on. God damn, this is poetry. So, India का जो constitution है वो बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट है.
ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल भी बना। जैसे हम कहते हैं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिए, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबल बन गया दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ बीन इन लार्ज मैनर्स इंस्पायर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेन पर्पस जो कि हमें 3 साल का समय लगा था इसको बनाने के लिए, वो था कि हम वो बैलेंस लाना चाहते थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करे वो हैपहैज़र्ड ना हो, टेंटेटिव ना हो, पर लंबे समय तक चले। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू स्टडी। अब अगर सच्चे अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये नीचे जो एनसीईआरटी के नीचे जो एक्सरसाइज दी होती है ना, इनको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो लगेगा कोई फायदा नहीं होगा, फिर फायदा नहीं है, वो प्रीलिम्स फिर 2 नंबर से रह जाएगा। देखें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो, ये आपको लग रहा है ये आसान क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में पूछ लो, इसको करेगा कर कौन कैसे पाएगा? It gives a guarantee of rights to citizen. Yes. It marks out different spheres. Yes. It gives expression to some shared value. Yes. This is not the function. It ensures that good people come to power. That is not under the domain of the constitution. That has to be done by us. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही लोगों को पावर दी जाए। चलो आज ये फिलोसफी नहीं मारेंगे भैया, विच उसका भी इट कम्स लेटर। Which of the following is a good reason to conclude that the authority of the constitution is higher than that of parliament? कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में पार्लियामेंट से ऊपर है। क्या रीजन है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, व्हिच इज ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली द रीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट टू बी फॉर्म्ड एंड वेयर आर पावर्ड। दिस इज इट। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। इट कैन बी। ये तो सही, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये तो होगा ही नहीं। दिस इज स्टक। कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताता है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा और उसकी पावर्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली दैट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, दे कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड। State whether the following statement about a constitution are true or false. Constitution, a written document about formation and power of the government. Yes, true. Constitution exists and are required only in democratic countries. False. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी लिखे जा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विद द आइडियल्स एंड वैल्यूज। फॉल्स. कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजंस अ न्यू आइडेंटिटी। काइंड ऑफ अ ट्रू. इट डज गिव इट. State whether the following inference about the makeup are correct or incorrect. Give reasons. The Constituent Assembly did not represent the Indian people since it was not elected by citizens. अब हमें इससे डिसएग्री करना है. This is incorrect, right? And we have to give the same reasons जो कि अभी हमने पढ़े हैं. कि Constituent Assembly, though it was indirectly elected, represented all the sections of the society. It had the scheduled caste member, it had the women, it had the minorities, it was dominated by the Congress, but the Congress itself had almost every shade of the political spectrum. Constitution making didn't involve any major decision since there was a general consensus. No, incorrect. बकवास है. It was done by the debate and the deliberation, except probably one universal little franchise. Every point in the Constituent Assembly was discussed. There was little originality in the Constitution for which it was borrowed from the other countries. Now, ये भी गलत statement है. This is also incorrect. It is right to say that we have borrowed from the other constitution, but it does not mean that we are not original. We adapted the best practices. अब देखो एक बात बताओ, जैसे अगर आप अगले साल यूपीएससी टॉप कर गए, अगले साल आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई दूरी शेट्टी जी के, या फिर बेसिकली क्या नाम है, किसी के मतलब टॉपर है हमने ईरा सिंगल के, या फिर कौन हो गए और बड़े सारे से टॉपर आते रहते हैं यार, हैं, या फिर शक्ति दुबे की एडवाइस से आप आईएएस बन गए। नो, आप उनसे बेस्ट प्रिंसिपल्स लोगे, उनको लाइफ में फॉलो करोगे, बनोगे तो खुद ही। गाइड से, मेंटर से, गाइड मेंटर से बता तो सकता है। सो अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंडेड अप एक्टिंग एज अ लाइट हाउस। हमारा रास्ता लाइट किया गया था, रोशनी थी हमारे पास दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की, बट चल के हम खुद गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनल नहीं थे, वी वर। गिव 2 एग्जांपल्स ईच टू सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय क्रेडिबल लीडर्स हु कमांडेड पीपल्स रिस्पेक्ट। जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर जी का एग्जांपल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच ए वे एज टू मेक इट डिफिकल्ट टू सबवर्ट इट। दोनों की दोनों बात बता देना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम और फेडरलिज्म। यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लोकस ऑफ पीपल होप्स एंड एस्पिरेशंस। पूरा का पूरा प्रीएम्बल लिख देना इसके अंदर। Why is it necessary for a country to have a clear demarcation of powers and responsibility in the constitution? What would happen in the absence of such a demarcation? ये वाली बात हो जाएगी यार। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है तो बेसिकली सारे के सारे जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक एक्स्ट्रा कोई ग्रुप ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू सबवर्ट इट। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट सबवर्टेड बाय द पीपल,
rather by some group of people, by some vested interest. लोग तो शांति प्रिय लोग होते हैं ना, वो क्यों माथापच्ची करेंगे? Why is it necessary for constitution to place limitation on the rulers? Can there be a constitution that gives no power at all to the citizens? अब देखो, सबसे पहले देयर कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सिटीजन्स के पास कोई पावर नहीं हो, बट दैट वुड नॉट बी अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन. Why is it necessary for a constitution to place limitations on the rulers? Why? Because rulers change होते हैं, and if one ruler go rogue, तो फिर उसको बचाने के लिए citizens shall be protected. There is a possibility कि the people who are in legislature, people who are in government can sometimes misuse their power against the citizen itself. So no? Great. You may watch and discuss the Rajya Sabha TV series called as Samvidhan, the Making of the Constitution of India. खुद स्वयं एनसीईआरटी आपके सामने भगवान श्री कृष्ण बनकर आपको कुछ पिक्चरें देखने को बोल रही है. एंजॉय. फिल्म सच एज गांधी, सरदार एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. तो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो डीपन कर देता है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्टेक्स्ट. नाउ आई वुड एक्चुअली एडवाइस यू शुड वॉच दिस मूवी गांधी. कुछ नहीं तो भाई एटलीस्ट नहीं तो 1900 से लेके 1950 तक का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो विजुअली आपके दिमाग में आ जाता है ना. ये कौन सी मूवी है? गांधी. दिस इज 1982, 1982 में मिली थी. अंग्रेजों की पिक्चर है ये. ऑस्कर जीती थी 8 ऑस्कर. तो देखते वक्त थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट अच्छी है. मतलब देखेंगे थोड़ा सा बोर हो जाओगे. आई एम नॉट सेइंग ये अच्छी. अगर अच्छी पिक्चर देखनी है तो मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट. ठीक है. इफ यू वांट टू से सर कोई बढ़िया सी मूवी बता दो मजा आ जाए देख के, तो यार मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट. ठीक है. फन मूवी देखनी हो तो, या फिर रोग नेशन देख लो, या फिर घोस्ट प्रोटोकॉल देख लो. ठीक है. मिशन इम्पॉसिबल, रोग नेशन, घोस्ट प्रोटोकॉल, वो देख लो. ठीक है. बट इफ यू वांट टू लर्न मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री में यार ये मूवी देख लो गांधी. मैं तो कभी कभी जब क्लासेस लिया करता था पी2आई में, मैं ये मूवी ही दिखा देता था 2-3 सीन. दांडी मार्च को असली में समझोगे तो पिक्चर देख लो ये वाली. 3 घंटे की पिक्चर है, बहुत बोर करेगी. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ द मूवी. बोर होने का संभावना है, लेकिन सबटाइटल लगा के देखो तो थोड़ा सा याद हो जाएंगी चीजें. मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी तरह से, गांधी से रिलेटेड जो जो चीजें वो याद हो जाएंगी. विच इज व्हाट आवर पर्पस इज. उसके बाद ये वाला क्या नाम है, संविधान वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज भी देख लोगे तो चीजें बड़ी अच्छी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी. अगेन ड्यूरिंग द फ्री टाइम, राइट? Alright, let's see. Tomorrow we'll do the lecture number 3 and we are going to do the chapter number 2 of this series. ये जो पूरी की पूरी series है, this will probably take just 5 to 6 days, and the moment we are done with that, we'll actually start with the Lakshmikant, right? That is it. Hopefully I'll actually start it beforehand only अगर ये मुझसे record हो गया तो. Okay. Please like, share and subscribe. I feel very cringy while saying it, but I've been advised कि sir बोल दीजिए बच्चे भूल जाते हैं. Is that so? Do you people forget that you have to like the videos and subscribe the channel? I really do not know how to do that, क्योंकि पहले मैं एक बड़े चैनल पे काम करता था जहाँ पे मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी. पर अभी तो मैं अकेला ही हूँ ना. सो आई हैव बीन टोल्ड कि सर आप जब भी वीडियो खत्म करें तो अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि दे शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दे वांट टू डू इट बट दे यूजुअली फॉरगेट. टू यू. And if you do, well then like, share and subscribe.